हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक्सपेक्ट करता हूँ कि ठीक होंगे और घर पर स्टडी भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि घर पर स्टडी करना क्लासरूम में स्टडी करने जैसा नहीं होगा, पर फिर भी स्टडी तो करना है। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स के 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर के बारे में। बट उससे पहले हम थोड़ा सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का 12th स्टैंडर्ड का जो भी सिलेबस है वो मोस्ट ऑफ फिजिक्स की ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। फ्रेंड्स, आप लोगों का जो भी सिलेबस है वो मोस्ट ऑफ क्या होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर ही बेस्ड होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या होगा, इसकी दो सब ब्रांच होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक। ओके, तो बेसिकली क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके बारे में पढ़ेंगे। जबकि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात करें तो उसमें हम क्या करें कि इलेक्ट्रिक करंट, एसी, डीसी, उसके बाद में इंडक्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो भी सिलेबस होगा वो मोस्ट ऑफ फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में कवर हो जाएगा। थर्ड चैप्टर से आपका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स स्टार्ट होगा और वो मोस्ट ऑफ आपका 7 चैप्टर तक रहेगा। उसके बाद का चैप्टर आपका ऑप्टिक्स के ऊपर बेस्ड होगा, 9 10 चैप्टर के बारे में जो है। फिर आपका 11 से लेके 11 12 13 वो आपका क्वांटम फिजिक्स पर है और 14 चैप्टर आपका सेमीकंडक्टर पर बेस्ड है। तो वो सब हम आगे देखते जाएंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 1, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड ये हमारा 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे चार्ज की। तो फ्रेंड्स, चार्ज को क्यू से डिनोट करेंगे। उसका जो यूनिट होगा वो होगा कूलम, जिसको हम सी से डिनोट करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे चार्ज एक्चुअली है क्या। तो चार्ज एक्चुअली कोई भी मटेरियल होगा उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। फ्रेंड्स, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी मतलब कि ये लास्ट प्रॉपर्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। आप देखोगे तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो मास, मास वो भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बट फिर भी चार्ज क्या है वो समझना है। तो जैसे आपको पता है कि मास है, तो कोई भी पार्टिकल, कोई ऑब्जेक्ट, उसका अपना मास होगा। तो वो मास क्या होगा कि सपोज हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो अगर वो कुछ फाइनाइट डिस्टेंस पर होंगे तो क्या करेंगे कि वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। ये जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कौन सा होगा, वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब ये अट्रैक्शन फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन एक रिपल्सिव फोर्स भी लगाता है। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर है तो क्या होता है कि इनके बीच एक अट्रैक्शन फोर्स तो लगता है, बट साथ में क्या होगा, एक रिपल्सिव फोर्स भी लगता है। तो आप समझ रहे होंगे कि
ड्यू टू मास। तो सेम थिंग क्या होगी कि दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है जो कि रिपल्सिव फोर्स है, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स उसका रीजन है वो है इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब यहाँ पर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन उनके मास की वजह से अट्रैक्ट होता ही है, बट एक दूसरी भी प्रॉपर्टी आती है जिस वजह से वो क्या होता है कि रिपल होता है। तो ये जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो ही है चार्ज। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने देखा चार्ज और मास दोनों इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, बट दोनों सेम नहीं है। उनके बीच हम कुछ डिफरेंस देखें तो मास और चार्ज ये दोनों एक्चुअली मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, पर इनके बीच हम कुछ डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस क्या होगा, मास क्या होगा फंडामेंटल क्वांटिटी, जबकि चार्ज ये डिराइव क्वांटिटी है। आपने जब स्टार्टिंग में पढ़ा होगा वहां पर आपने देखा होगा कि सेकंड चैप्टर में आपको आया होगा मास जो है वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी में कंसीडर होता है, जबकि चार्ज फंडामेंटल प्रॉपर्टी में नहीं आता है। फंडामेंटल क्वांटिटी साथ ही है। ओके, अब दूसरा चीज क्या होगा कि मास जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, जबकि चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप का हो सकता है। तो ये भी देखा होगा कि हम कभी ऐसा नहीं बोलते कि हमारे पास -6 kg गेहूं है, ठीक है। दूसरा है कि मास डिपेंड ऑन वेलोसिटी, जबकि चार्ज इंडिपेंडेंट चार्ज इंडिपेंडेंट फ्रॉम वेलोसिटी है। मतलब क्या होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या कोई पार्टिकल मोशन में कुछ वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा है तो क्या होगा कि उसका मास चेंज हो सकता है, पर उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं होने वाला है। आपने 11th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला पढ़ी होगी कि जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो उस वक्त उसका जो मास होगा वो जब ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं हो तब उसका मास m0 अपन √1 - v² ये फॉर्मूला से मिलता है। यहाँ पर v² क्या होगा, मतलब v जो है वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी और c लाइट की वेलोसिटी है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है तो उसके मास में कुछ चेंज होगा, वो हमको ये फॉर्मूला से मिलेगा, बट उसके चार्ज में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये कुछ डिफरेंस था चार्ज और मास के बारे में। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ चार्ज की। तो फ्रेंड्स, आप जानते हो कि टाइप ऑफ चार्ज क्या होगा, दो है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कोई ऑब्जेक्ट कब पॉजिटिवली चार्ज है ऐसा कह सकते हैं, तो उसमें क्या होगा, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब कोई ऑब्जेक्ट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तब वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। पर नेगेटिवली चार्ज की बात करें तो वहां पर क्या हो जाएगा, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो वो पार्टिकल या वो ऑब्जेक्ट कैसा कहलाएगा, नेगेटिवली चार्ज। एग्जांपल पर हम समझे तो क्या होगा, एक NaCl की बात करें तो NaCl अभी कैसा है कि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, पर अगर हम सोडियम एक मॉलिक्यूल की बात करें तो क्या होगा कि वहां पर कोई चार्ज नहीं है।
बट अभी हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ Na की बात कर रहे हैं, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, या 281। तो यहाँ पर आउटर ऑर्बिट में क्या हो रहा है कि ओनली वन इलेक्ट्रॉन है, तो Na क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा। तो अब क्या हो जाएगा, उसकी स्टेबिलिटी के लिए 2 और 8, ये दो ही उसकी ऑर्बिट रह जाएगी और वो क्या हो जाएगी, कंप्लीटली फिल हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पर ये स्टेबल बन जाएगा, पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो क्या हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। पॉजिटिवली चार्ज क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पर इसके अंदर जो प्रोटॉन थे उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, तो एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया, तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। वैसे ही हम Cl की बात करें, तो Cl की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 287। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर इसको स्टेबल होने के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन चाहिएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाएगा, तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 288, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज कब हो सकता है। अब हम अगर चार्ज की वैल्यू की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन उसके चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻90 कूलम है, और ये जो वैल्यू है, तो क्या होगा कि ये नेचर में मिलने वाले स्मॉलेस्ट चार्ज की वैल्यू है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसके ऊपर इससे कम चार्ज नहीं हो सकता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक दूसरी चीज ये समझने वाली है कि जो चार्ज है, तो चार्ज always comes with mass। फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होगा कि चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास, मतलब कि अगर आपके पास कुछ मास है तभी वो चार्ज आपको मिल सकता है। आपके पास ऐसा नहीं होगा कि कुछ चार्ज है बट मास नहीं होगा। अब कोई भी एटम की बात कर ले तो उसके अंदर प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, तो उसमें क्या होगा, प्रोटॉन पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, और न्यूट्रॉन क्या होगा, कोई चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रोटॉन जो है उसका अपना कुछ मास है और उसी के साथ चार्ज मिला है, इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास है, उसी के साथ हमको चार्ज मिला है। पर न्यूट्रॉन की बात करें तो वहां पर क्या होगा कि कोई भी चार्ज नहीं है बट फिर भी मास है, पर हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे पास ये कोई पॉजिटिव चार्ज है बट वहां पर कोई मास नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये चीज याद रखनी है, चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। ओके, अब एक दूसरी चीज ये भी है कि प्रोटॉन को पॉजिटिव कंसीडर किया गया है, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कंसीडर किया गया है, पर अगर इसका वाइस वर्सा करते तो भी कोई चेंज आने वाला नहीं है। अब एक चीज यहाँ पर आपको ये हो रही होगी कि चार्ज की हम बात कर रहे हैं बट चार्ज को हम आइडेंटिफाई कैसे करें, कोई उसका मशीन होना चाहिए, तो वो होगा इलेक्ट्रोस्कोप। फ्रेंड्स, ये डिवाइस है इलेक्ट्रोस्कोप, जिसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कितना चार्ज है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तब तक पढ़ाई करते रहे। थैंक यू।